गाइस, वेलकम टू डीसीपी बायोलॉजी। माय नेम इज अश्विनी जैन कौर और हम आज बात करने वाले हैं 12th एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर की, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो शुरुआत करते हैं विद द रिप्रोडक्शन। व्हाट वी मीन बाय रिप्रोडक्शन? री का मतलब होता है अगेन, प्रोडक्शन मतलब टू प्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फर्टाइल इंडिविजुअल ऑफ अ सेम स्पीशीज। फर्टाइल इंडिविजुअल का मतलब होता है ऐसे इंडिविजुअल जो आगे रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, राइट? नाउ why reproduction is so mandatory that from a tiny bacteria to the giant well, each and every type of organism shows the reproduction as it is so necessary. Why? Because reproduction ये एक ऐसी प्रोसेस है जो लाइफ को अर्थ पे सस्टेन रखने के लिए जरूरी है। मान लेते हैं कि ह्यूमन बीइंग, सारे के सारे ह्यूमन जो अर्थ पर अभी है लगभग 7 बिलियन, सबकी रिप्रोडक्शन एबिलिटी खत्म हो गई, तो एक 100-150 साल के बाद ह्यूमन स्पीशीज अर्थ पे से वैनिश हो जाएगी। वाई? क्योंकि कोई नया ह्यूमन प्रोड्यूस ही नहीं होगा और 100-150 साल में जो अभी एग्जिस्टेंस में ह्यूमन है उनकी डेथ हो जाएगी। इसका मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपनी प्रेजेंस, अपना एग्जिस्टेंस अर्थ पे रखना है तो उन्हें रिप्रोडक्शन करना जरूरी है, एंड दैट इज वाई इट इज वन ऑफ द क्राइटेरिया एंड अ बेसिक प्रोसेस विच कम्स अंडर द लाइफ प्रोसेसेस। ओके, अब रिप्रोडक्शन जैसे कि हमें पता है दो टाइप के हो सकते हैं, एक असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड एक सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन जो है वो रिप्रोडक्शन शो करता है वाया सेक्सुअल मोड। सो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ह्यूमन में होता है, राइट? नाउ व्हाट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 गैमेट्स। ओके, मतलब 2 पेरेंट रहेंगे, बाय पैरेंटल प्रोसेस रहेंगी। ओके, 2 पेरेंट रहेंगे और 2 पेरेंट मतलब 2 गैमेट। वन इज मेल गैमेट, अनदर वन इज फीमेल गैमेट, राइट? मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट। जो मेल गैमेट होता है उसे हम कहते हैं स्पर्म एंड जो फीमेल गैमेट होता है उसे हम कहते हैं एग, राइट? जो मेल गैमेट होता है उसे हम कहते हैं स्पर्म और जो फीमेल गैमेट होता है उसे हम कहते हैं एग। अब अगर हम बात करें ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन से होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है देयर इज अ यूनियन ऑफ 2 गैमेट इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, इसे क्या कहा जाएगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? यूनियन ऑफ 2 गैमेट्स। क्या मतलब होता है? यूनियन ऑफ 2 गैमेट्स। और ये कहाँ पे होना है? inside the female reproductive system, inside the female reproductive system। तो उसे हम क्या कहेंगे फिर? internal fertilization। क्या कहेंगे हम उसे? internal fertilization। कुछ स्पीशीज होते हैं जैसे फिश वगैरह जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, यानी यूनियन ऑफ 2 गैमेट टेक्स प्लेस आउट ऑफ द बॉडी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाहर अगर वो फ्यूज हो रहा है तो उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ह्यूमन में ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। सेकंड, ह्यूमन विविपोरस है। अब विविपोरस का क्या मतलब होता है इसे हम समझ के लेते हैं। सो देयर आर 2 रिजल्ट और 2 मेथड टू डिलीवर अ बेबी इन अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक होता है ओविपोरस, जब हम बात कर रहे हैं एनिमल्स की, तो एक होता है ओविपोरस, एक होता है विविपोरस। ठीक है, ओविपोरस का मतलब होता है व्हेन एन ऑर्गेनिज्म लेज द एग। ओवी यानी एग, जब वो अंडे देते हैं, जैसे बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ये अंडे देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, अंडा बनेगा और वो अंडा बॉडी के बाहर ले करेंगे, एग को ले करेंगे, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? ओविपोरस। फिर विविपोरस किसे कहेंगे? जो चाइल्ड को बर्थ करते हैं, मतलब बच्चे को पैदा करते, उनके वूम में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ही वो बेबी ग्रो करेगा, वो एम्ब्रियो ग्रो करेगा एक एप्रोप्रिएट स्टेज तक और उसके बाद में उसे डिलीवर किया जाएगा। मतलब सारा नरिशमेंट कहाँ मिलना है? इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ग्रो कहाँ पे होगा वो? इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसे हम क्या कहते हैं? विविपोरस। तो ह्यूमन ये विविपोरस होता है। ह्यूमन कैसे होता है? विविपोरस होता है, राइट? अब ह्यूमन में जेंडर्स अलग अलग है, लाइक देयर आर 2 जेंडर्स इन द ह्यूमन, दैट इज फीमेल एंड द मेल। बेसिकली अब क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, जिसे हम इन जनरल लैंग्वेज में किन्नर कहते हैं, जो ना ही मेल होते हैं ना ही फीमेल, दिस इज अ सिंड्रोम, डिजीज कंडीशन है ये, ठीक है? बाकी जो आप अगर
LGQTS फैमिली की बात करोगे, LGBTQ फैमिली की बात करेगी तो वो इमोशनल बेस्ड होता है, उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कोई ज़्यादा रोल नहीं है, वो हार्मोनल लेवल पर होता है। LGBTQ, सॉरी, इट इज LGBTQ। सो ये LGBTQ फैमिली जो है इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ज़्यादा रोल नहीं है, यहाँ पे उनका इमोशनल कोशेंट वर्क करता है, यहाँ पे उनका हार्मोनल थिंग्स जो है वो काम करती है। उनके पास कोई एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो सकती है, इधर दे कैन बी मेल और अ फीमेल, ठीक है, जेंडर उनका एक तो मेल या फीमेल ही रहेगा, बट उनके इमोशंस के चलते दे कैन बी लेस्बियंस और द गे और अ बाइसेक्सुअल और अ ट्रांसजेंडर और अ क्योर, ठीक है, ये हो सकता है, दैट इज द डिफरेंट थिंग यहाँ। और जो हम क्लेनफेल्टर सिंड्रोम की बात करें तो क्लेनफेल्टर सिंड्रोम में उनके पास जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वो XXY होता है, दैट इज वाई उनके पास ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरी तरह फर्टाइल होती है, वर्किंग होती है, ना ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरी तरह वर्किंग होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है, देखो, वी ऑल नो दैट ह्यूमंस हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, राइट, हमारे पास कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, आउट ऑफ विच 22 पेयर्स जो होते हैं वो है सोमैटिक, सोमैटिक क्रोमोसोम जो बॉडीली कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट, जैसे कलर ऑफ आई, टेक्सचर ऑफ हेयर, कॉम्प्लेक्शन ऑफ स्किन एंड डिफरेंट बायोलॉजिकल कैरेक्टर। जो 23rd पेयर होता है, 23rd पेयर, ये अकेला एक पेयर है जिसे हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। और ये सेक्स क्रोमोसोम क्यों कहलाता है? बिकॉज ये डिसाइड करता है व्हाट विल बी द जेंडर ऑफ बेबी। मतलब अगर ये XX है तो दैट विल बी फीमेल, दैट बेबी विल बी फीमेल, और अगर ये XY है तो दैट बेबी विल बी मेल, ठीक है। अगर XX क्रोमोसोम है, 23rd पेयर अगर XX है तो बेबी क्या रहेगी? फीमेल रहेंगी जेंडर वाइज, और अगर XY है तो व्हाट विल बी द जेंडर ऑफ बेबी? मेल, ठीक है। और ये डिसाइडिंग फैक्टर किसके पास होता है? मेल के पास, बिकॉज उसके पास हेटेरोजाइगस गैमेट फॉर्म होते हैं, X अलग गैमेट, Y अलग गैमेट, ऐसे फॉर्म होता है। इस वजह से मेल गैमेट दैट इज स्पर्म इज गोइंग टू बी डिसाइड कि फ्यूचर बेबी या जिस जो भी फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसके एंड में जो जाइगोट होगा उसका जेंडर क्या होगा। सो हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेंडर? हु इज द डिटरमाइनिंग द जेंडर? फादर एंड नॉट अ मदर, ठीक है। बट फादर भी कुछ ऐसे खुद सोच के नहीं कर सकता है, क्योंकि जब भी स्पर्म फॉर्मेशन होता है तो 50-50% स्पर्म फॉर्म होते हैं। 50% स्पर्म, अगर 1 मिलियन स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है तो 0.5 मिलियन विद द एक्स कैरिंग जीन, X carrying sex chromosome and 0.5 million with the Y carrying X chromosome, ऐसा होता है। अब इसमें से कौन एक को फर्टिलाइज करेगा ये हम अपकमिंग इसमें देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ चाइल्ड्स जेंडर इज ऑलवेज 50-50%। प्रोबेबिलिटी होती है कि वो मेल भी हो सकता है, 50% चांसेस है कि वो मेल रहेगा या फिर फीमेल रहेगा। हम ऐसे फॉर श्योर नहीं कह सकते कि पहले लड़की हुई तो अब लड़का ही होना है, या पहले लड़का हुआ है तो अब लड़की ही होनी है। एवरी टाइम इट इज हैविंग अ 50-50% चांसेस। ओके, नाउ अगेन बैक टू द टॉपिक, दैट इज द मेल एंड फीमेल। नाउ तो फीमेल के पास जो XX क्रोमोसोम होता है उसकी वजह से, और जो मेल के पास XY क्रोमोसोम होता है उसकी वजह से इनके सेक्सुअल कैरेक्टर्स डिसाइड होते हैं। एंड दिस इज द रीजन why there is a two different reproductive system, right? तो मेल के पास XY और फीमेल के पास XX क्रोमोसोम का जो सेट है जिसे हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं वही डिसाइड करते हैं जेंडर भी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी। ना ह्यूमन में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसकी वर्किंग ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कंप्लीटली अलग है, राइट? फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर, उसके ऑर्गन और उसका वर्किंग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पूरी तरह से अलग है। फॉर एग्जाम्पल, फीमेल में जो एग होते हैं वो मैच्योर होते हैं टिल अ सर्टेन एज ऑफ दैट फीमेल। मान लो लगभग 55-45 के उम्र तक, 55 ईयर्स तक उसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ एक्टिव रहती है। बट दिस इज नॉट इन द केस विथ मेल। मेल में स्पर्म प्रोडक्शन ये ओल्ड एज में भी हो सकता है।
80-90 साल के एज में भी स्पर्म प्रोडक्शन हो सकता है। दैट इज द डिफरेंट सिनारियो कि वो स्पर्म्स कितने हेल्दी रहेंगे, कितने सही रहेंगे। बट स्पर्म प्रोडक्शन कैन अकर इन ओल्ड एज ऑल्सो इन द मेल्स, बट एग मैचुरेशन इज नॉट अकरिंग आफ्टर द मोनोपॉज इन द फीमेल्स। ये एक ड्रास्टिक डिफरेंस है। दूसरा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इस तरह से डिजाइन की जाती है जिस तरह से वो अपने बॉडी में के गैमेट को, दैट इज द स्पर्म, इसको बॉडी के बाहर इजैकुएट कर सके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इजैकुएट या इंजेक्ट कर सके, जिसे हम कहते हैं इंसेमिनाइजेशन। क्या कहते हैं हम उसे? इंसेमिनाइजेशन। इंसेमिनाइजेशन इज द इंजेक्टिंग ऑफ द सीमेन इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इंसेमिनाइजेशन क्या होता है? ट्रांसफरिंग और इंजेक्टिंग द सीमेन इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ इस तरह से डिजाइन की गई है, या उसके ऑर्गन्स कुछ इस तरह से, जो सपोर्ट करता है स्पर्म फॉर्मेशन, सीमेन फॉर्मेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सीमेन इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ड्यूरिंग द कॉप्युलेशन, राइट। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे डिजाइन की गई है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ इस तरह से डिजाइन है, उसके ऑर्गन कुछ इस तरह से बने हुए हैं जिसमें वो फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या कर सके? बेबी को इम्प्लांट कर सके, ग्रोइंग एम्ब्रियो को इम्प्लांट कर सके, गैस्टेशन पीरियड यानी डेवलपमेंट के पीरियड के समय उसे वो ग्रो कर सके एंड सही समय पे बॉडी के बाहर उसे डिलीवर कर सके, दैट इज द पार्चुरेशन। और यहाँ पे काम खत्म नहीं होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। आफ्टर पार्चुरेशन नरिश करने के लिए बेबी को लैक्टेशन भी होता है, राइट। सो व्हाट इज द फ्लो चार्ट, or we can say what is the flow diagram of events which occurs inside the during the sexual reproduction? तो सबसे पहले होगा गैमेटोजेनेसिस। सबसे पहले क्या होना है? गैमेटोजेनेसिस। व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? गैमेटोजेनेसिस इज द सिंथेसाइजिंग ऑफ द गैमेट। तो मेल में क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या होगा मेल में? स्पर्मेटोजेनेसिस। व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस देन? स्पर्मेटोजेनेसिस इज द सिंथेसाइजिंग द स्पर्म। स्पर्म सिंथेसिस के प्रोसीजर को हम क्या कहेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ साथ और एक टर्म हम सीखने वाले हैं, दैट इज अ स्पर्मियोजेनेसिस। Spermiogenesis. Now what is the difference between spermatogenesis and spermiogenesis? In spermatogenesis sperms are going to be synthesized. In spermiogenesis sperms are going to be mature. ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म्स बनेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्म मैच्योर होंगे। फीमेल में जो गैमेटोजेनेसिस होता है उसे कहा जाता है oogenesis. What is oogenesis? Oogenesis is the formation, specifically maturation of egg. ठीक है, क्या होता है oogenesis? Maturation of the egg. अब गैमेटोजेनेसिस हो जाने के बाद में there must be a copulation, that is the inseminization. What is inseminization? Inseminization is a transferring of semen into the female reproductive system. तो next step क्या आ जाएगा फिर? Inseminization. Once inseminization occurs successfully और वहाँ पर अगर egg available है तो there will be interaction between sperm and egg. It will result into the fertilization, that is to the union of two gamete. Okay, that is what? Union of two gamete. Once a union of two gamete occurs, there will be the formation of zygote. Zygote will divide into the blastula and blastocyst. After formation of blastocyst, it will get implanted, that is implantation occurs in uterus. After implantation, it will grow, it will develop into a fetus, that is the embryogenesis. And the period of embryogenesis or a growth is called as gestation. Okay, it will called as gestation. After the completion of gestation, there will be parturition. What is parturition? Parturition is the delivering baby out to the womb, right? And after parturition, there will be lactation. What is the lactation? Simply breastfeeding to the baby, right? So these are the event abruptly which are going to occur in during the sexual reproduction in human. Each and every procedure we are going to understand in detail. हम हर एक चीज डिटेल में पढ़ने वाले हैं, राइट? हमें बात करनी अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंस्ट्रुअल साइकिल,
देन द फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट, बर्थ, लैक्टेशन, उसके बाद में पार्चुरेशन, लैक्टेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें बात करनी है। अलॉन्ग विद दैट कुछ डिजीजेस भी है जो रिलेटेड है टू द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन या ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? व्हाट इज द रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज प्रोसीजर और अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फर्टाइल इंडिविजुअल within a same species by natural process. Reproduction क्यों mandatory? Because it is a process via which a species can be existed on the earth. वो अपना existence maintain रख सकता है earth के ऊपर. There are two type of reproduction, sexual reproduction and asexual reproduction. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं specifically human reproduction की, जो sexual होता है, that is involvement of two gametes, male gamete and the female gamete. अब हमें एक बात करनी है जो मैंने आपको कहा था previous slide पर कि फीमेल और मेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग होती है, राइट, एंड दे हैव सर्टन सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। एक होता है प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर उन्हें कहा जाता है जो बाय बर्थ होते हैं और जिसकी वजह से पता चलता है कि वेदर दैट चाइल्ड इज अ बॉय और अ गर्ल, मेल और अ फीमेल, दैट इज द जेनिटल्स। Genital such as penis in the male and vagina in the female results in formation or it gives us information about whether what is the gender of that baby. अगर penis present है तो it will be a boy, that baby will be boy, और अगर vagina है तो baby will be female, right, और baby is female। तो ये प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर हो गए जो बाय बर्थ होते हैं और ये जनरली किससे रिलेट करते हैं? विद द जेनिटल्स। ठीक है, किससे रिलेट कर रहे हैं? विद द जेनिटल्स रिलेट कर रहे हैं। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर किसे कहेंगे? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ये अराइज होते हैं एट प्यूबर्टी और आफ्टर प्यूबर्टी और ड्यूरिंग प्यूबर्टी। व्हाट इज प्यूबर्टी? प्यूबर्टी का मतलब होता है देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, वयात्येन मराठी में जो बोला जाता है, दैट इज अ प्यूबर्टी। एंड आफ्टर प्यूबर्टी ओनली that individual is able to reproduce. Before puberty वो रिप्रोडक्शन कर नहीं सकते। प्यूबर्टी कब अराइज होती है? तो मेल में अराउंड 10+ ईयर, फीमेल में 13+ ईयर। ठीक है, फीमेल में प्यूबर्टी अराइज हुई है कैसे पता चलता है? वाया मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने से, दैट इज जब उसके पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं तब प्यूबर्टी अराइज हो गई ऐसा माना जाता है। एंड इनलार्जमेंट इन दी ब्रेस्ट, और हम कह सकते हैं एनलार्जमेंट इन द मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड जब उनके इनलार्ज हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, या इनलार्ज होना शुरू हो जाते हैं तब हम क्या कहेंगे कि प्यूबर्टी अराइज हो रही है। व्हाट आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर देन? दीज आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। स्टार्टिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द फीमेल एंड enlargement of the mammary gland in the female is a secondary sexual character जो बताता है कि प्यूबर्टी अराइज हो रही है। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ये प्यूबर्टी के साथ साथ आते हैं। मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कौन से है? फिर मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं बियर्ड एंड मुस्टैचेस का आना, वॉइस डीपर होते जाना। ठीक है, जो एडम्स एप्पल है इसकी वजह से मेल वॉइस इज क्वाइट डीपर देन दी फीमेल वॉइस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लाउडनेस, आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉच। ओके, जो डीपनेस होता है उस आवाज की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, टोन की मैं बात कर रही हूँ। तो डीपर टोन होता है इन द मेल एंड शैलो टोन या सॉफ्ट टोन होता है इन द फीमेल। अगेन आई एम सेइंग आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लाउडनेस। लाउड वॉइस कैन बी, फीमेल कैन have a loud voice, male also can have a loud voice. I'm talking about the intensity of the voice, right? तो जो मेल होते हैं उनका वॉइस डीपर होता है just because of Adam's apple, और ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। बियर्ड एंड मुस्टैचेस आना, ये भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। कुछ मेल्स में हेयर्स जो है वो ईयर पिना पे आना स्टार्ट होते हैं, चेस्ट पे हेयर्स ग्रो करना स्टार्ट होते हैं, राइट? ये भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कंसिडर किया जा सकता है, बट ये अब धीरे धीरे कम होते जा रहा है, राइट? सो दीज आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो कब हमें दिखते हैं? एट द प्यूबर्टी और ड्यूरिंग द प्यूबर्टी ही हमें दिखाई देंगे। ओनली आफ्टर प्यूबर्टी ही ह्यूमन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है या रिप्रोडक्शन कर सकता है। एंड इन द ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द ओनली वे फॉर द रिप्रोडक्शन नेचुरली। आर्टिफिशियली अगर अब हम बात करें तो देयर आर सो मेनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी सच एज IVF, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता था, सेरोगेसी, स्पर्म बैंकिंग, आर्टिफिशियल इंसेमिनाइजेशन एंड सो ऑन, राइट? So this is all about human reproduction.
a brief content about the human reproduction, what we are going to understand during the series of this chapter. That is the second chapter of 12th NCERT, right? अगर आपको basic concepts of सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन समझ आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो डीसीपी बायोलॉजी को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, ताकि जो हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल सीखेंगे, देखेंगे, जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, उसका अपडेट आपको मिल सके, राइट? सो यहाँ पर हम इस वीडियो को एंड करते हैं। बी healthy, wealthy, peaceful, smart enough to work, smart enough to study to achieve your goal. बने रहिए डीसीपी बायोलॉजी के साथ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आने वाला है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसको हम डिटेल में सीखने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम।